हेलो बच्चों, आज हम बीए सेकेंड ईयर में जो बाकी थी अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियाँ, विधायी शक्ति हो गई थी, कार्यपालिका शक्ति हो गई थी। आज हम अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों में न्यायिक शक्ति पढ़ेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति, इसको हम पढ़ेंगे। इसमें न्यायिक शक्ति में राष्ट्रपति को न्यायिक क्षेत्र में शक्तियां प्राप्त हैं। सीनेट की सहमति से वह संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, किंतु वह उससे पदच्युत नहीं कर सकता है। यानी न्यायिक शक्ति में सीनेट से जो सहमति दी गई है संघीय न्यायालय की, तो सीनेट की सहमति से वो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, किंतु वह उन्हें पदच्युत नहीं कर सकता, उनको पद से नहीं हटा सकता। मुख्य न्यायाधीश को पद से नहीं हटा सकता, वो महाभियोग द्वारा ही संसद द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन वो साबित हो उनका अपराध तो नहीं हटाया जा सकता। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को अमेरिकी संघ के विरुद्ध किए गए अपराधों के संबंध में अपराधियों के दंड को स्थगित करने या क्षमा प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है, परंतु महाभियोग द्वारा दंडित व्यक्तियों को राष्ट्रपति समाधान नहीं कर सकता। राष्ट्रपति समाधान या सर्व क्षमा एक साथ अनेक व्यक्तियों को क्षमा भी प्रदान कर सकता है। यानी वो व्यक्ति को फांसी दी है उनको आजीवन में बदल सकता है, जो आजीवन को कम दंड कर सकता है, कम सजा दे सकता है। लेकिन जिसके ऊपर पदाधिकारियों या उपराष्ट्रपति वगैरह उनके ऊपर महाभियोग दंडित व्यक्ति, यानी जो महाभियोग चला है महाभियोग लगाया है संसद ने, उनको वो क्षमा नहीं कर सकता। बाकी वो अनेक व्यक्तियों को क्षमा प्रदान कर सकता है। चौथा है राष्ट्रपति एक दल का नेता, यानी और भी न्यायिक शक्ति है, उसके अलावा राष्ट्रपति एक दल का नेता है। किस तरीके से? राष्ट्रपति अपने दल का नेता होता है और इस रूप में भी इसे बहुत अधिक शक्ति और तथा प्रभाव प्राप्त होता है। वह अपने दल की राष्ट्रीय समिति के चेयरमैन को नियुक्त करता है, यानी उनके दल के राष्ट्रीय समिति का अध्यक्ष चेयरमैन को नियुक्त भी राष्ट्रपति ही करता है, और उनके परामर्श से दल के अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करता है। उसके दल के पदाधिकारी दल की सभी महत्वपूर्ण नीतियों और राष्ट्रीय समस्या के बारे में उससे परामर्श करते हैं, और उसके विचार सभी महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णायक होते हैं। यदि राष्ट्रपति के दल को कांग्रेस के दोनों सदनों में बहुमत प्राप्त हो, तो वह दलीय नीति के रूप में विधि निर्माण कार्य अपनी इच्छा अनुसार करवा सकता है। यानी कांग्रेस में उनका ही दल है, लोकसभा में सारे उनके दल के मंत्रिमंडल है, सारे मंत्रिपरिषद भी उनके ही है दल के, तो वो कानून निर्माण के समय में अपनी इच्छा अनुसार वो कानून बना सकता है। इसके अलावा अमेरिका राष्ट्र का सर्वोच्च नेता, ये दल का नेता तो है ही है, इसके अलावा वो सर्वोच्च देश का भी बड़ा नेता कहा जा सकता है। इन सब के अतिरिक्त अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिका राष्ट्र का सर्वोच्च नेता होता है। अमेरिकी जनता नेतृत्व के लिए कांग्रेस की अपेक्षा राष्ट्रपति की ओर देखती है, यानी जनता कांग्रेस यानी संसद की ओर जितना कांग्रेस को जितना कह सकते हैं कि कांग्रेस का भरोसा या कांग्रेस जितना कल्याणकारी कार्य करे, उनको न देखते हुए राष्ट्रपति की ओर देखते हैं कि हमारे लिए कार्य अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा ही किया गया कार्य मंत्रिमंडल करेगा। राष्ट्रपति अमेरिकी राजनीति का सर्वोच्च व्यक्तित्व है। संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व उनके द्वारा ही किया जा सकता है। इन सब बातों ने उसे
राष्ट्र के सर्वोच्च नेता की स्थिति प्रदान करती है और उसे ये स्थिति न केवल आंतरिक राजनीतिक वरन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी प्राप्त है। यानी ये देश का नेता के साथ साथ देश का सर्वोच्च नेता के साथ साथ अन्य दूसरे देशों अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी सर्वोच्च नेता है, क्योंकि संधि वो ही करता है। राष्ट्रपति विल्सन ने इस संबंध में लिखा है कि समस्त राष्ट्र ने उसे राष्ट्रपति निर्वाचित किया है और वह समस्त राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तथा सर्वोच्च नेता होता है। यानी विल्सन ने कहा कि ये सभी लोगों ने इनको पसंद किया, उन्होंने निर्वाचित किया लोगों के पसंद के आधार पर, इसलिए ये प्रतिनिधि है, ये राष्ट्र का प्रतिनिधि है और सर्वोच्च नेता होता है। लेकिन वास्तविक स्थिति बहुत ही कुछ सीमा तक राष्ट्रपति के अपने व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। संकट काल में तो राष्ट्रपति पद की कोई भी सीमाएं नहीं है, यानी कुछ भी वो कर सकता है। मुंद्रो लिखता है कि युद्ध काल में राष्ट्रपति की शक्तियां उतनी ही अधिक है जितनी नेपोलियन और ऑलिवर क्रामवेल की थी। यानी नेपोलियन की जितनी शक्ति थी युद्ध काल में, अमेरिका के राष्ट्रपति की भी शक्तियां बढ़ जाती हैं। अब है राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि और उनके कारण, क्या कारण रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों में इतनी वृद्धि क्यों हुई और क्या कारण है, ये हम पढ़ेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक विकास के अध्ययन से ये नितांत स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रपति पद की शक्तियों में निरंतर वृद्धि होती रही है। जॉर्ज वाशिंगटन के समय से लेकर बिल क्लिंटन और 2001 और 2005 में पदासीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के समय तक राष्ट्रपति पद विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली पद हो गया था। यानी 2001 वाशिंगटन देश का वो प्रथम राष्ट्रपति अमेरिका का वाशिंगटन, उनके नाम से उनकी राजधानी बनी है वाशिंगटन। तो 2005 तक तो बहुत ही सर्वशक्तिशाली पद हो गया था। अमेरिका संविधान के निर्माता, नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत के आधार पर कार्य करते हुए किसी भी पदाधिकार को बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं होने देना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियों वश राष्ट्रपति पद सभी संवैधानिक सीमा को पार कर गया। पीटर लिखते हैं कि राष्ट्रपति का पद एक विस्तारशील शक्ति का पद रहा है। राष्ट्रपति के शक्तियों के वृद्धि के कारण के अध्ययन के इस रूपों में देखा जा सकता है कि क्यों उनकी वृद्धि हुई है इतनी। पहला है, राष्ट्रपति पद की शक्तियों में वृद्धि का सर्वप्रथम कारण यह है कि इस पद को धारण करने वाला महान व्यक्ति रहे हैं, जिन्होंने संविधान की उदार व्याख्या को ग्रहण करते हुए दूरदर्शिता और साहस के साथ राष्ट्रीय हित में कार्य किया। इस श्रेणी के राष्ट्रपतियों में जैक्सन, लिंकन, विल्सन और रूजवेल्ट आदि के नाम लिए जा सकते हैं। यानी उनके व्यक्तित्व और उनके पद धारण करने का तरीका और दूरदर्शिता, वो आगे की सोचने वाले राष्ट्रपति, देश के हित के लिए आगे की सोचने वाले और लोगों के कल्याण के कार्य करने वाले, इसलिए वो इतने शक्तिशाली हो गए। दूसरा है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई संविधान की व्याख्याओं ने भी राष्ट्रपति को शक्तिशाली बन गया है या बना दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई संविधान की व्याख्याओं ने भी राष्ट्रपति पद को शक्तिशाली बनाने का भी कार्य किया है। संविधान की अस्पष्टता या उसके मौन की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की व्याख्या इस प्रकार से की है कि राष्ट्रपति को बहुमुखी शक्ति प्राप्त हो गई है। यानी संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के संविधान की व्याख्या करने के लिए, सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या के लिए राष्ट्रपति को और भी शक्तिशाली बना दिया गया है, क्योंकि जब संसद संविधान के विरुद्ध कानून बनाए तो राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीश को कह सकते हैं कि ये जांच करो कहीं ये संविधान के विरुद्ध नहीं है, नहीं तो न्यायपालिका उनको अवैध घोषित कर सके। तो ये बात भी
राष्ट्रपति न्यायाधीश को कहता है। तीसरा है राष्ट्रपति पद के प्रजातंत्रीकरण ने भी इसकी शक्तियों को बढ़ाने का योग दिया गया है। यानी अब लोकतंत्र यानी प्रजातंत्र बन गया, जनता का शासन के कारण भी राष्ट्रपति का पद बढ़ गया है या शक्ति बढ़ गई है। आज राष्ट्रपति चुनाव के प्रत्येक चुनाव का रूप ग्रहण कर लिया है और इस बात ने राष्ट्रपति को देश की समझ जनता का निर्विवाद नेता कहा जा सकता है। वहाँ पे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है और जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है राष्ट्रपति को। इसलिए जब जनता द्वारा, जैसे हमारे यहाँ भारत में जनता द्वारा चुना गया कौन है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, तो जो जनता द्वारा चुना जाता है वो पावरफुल हो जाता है। तो अमेरिका में भी जनता द्वारा चुना गया लोकतंत्र में तो वो राष्ट्रपति और भी पावरफुल हो जाता है। चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महान शक्ति के रूप में उदय और अमेरिका द्वारा लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा को अपना लेने के कारण भी राष्ट्रपति पद की शक्तियों में वृद्धि हुई है। राज्य के कार्य क्षेत्र में होने वाली निरंतर वृद्धि ने भी राष्ट्रपति की शक्तियों में भारी वृद्धि की है। यानी उनकी शक्ति का एक और कारण है कि अमेरिका का राष्ट्रपति लोगों के लोक कल्याणकारी कार्य करने में बहुत ही आगे बढ़ गया। हर किसी क्षेत्र में वो लोगों के कल्याण के लिए कार्य के बारे में सोचता है, इसलिए उनकी शक्ति और भी बढ़ गई है। इसके अलावा उनका कार्य क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हो गई है, ज़्यादा उनको शक्तियाँ मिल रही है, ज़्यादा कार्य मिल रहे हैं, इसलिए उनकी शक्ति और भी बढ़ गई है। पांचवी है राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि के कारण है, पांचवा कारण है अमेरिका संविधान को लागू करने के बाद अमेरिका राष्ट्र के सम्मुख जो संकट आए उन्होंने राष्ट्रपति पद की शक्तियों में भारी वृद्धि की है। संकट काल में राष्ट्र को कुशल व सुदृढ़ नेतृत्व की आवश्यकता होती है और ये नेतृत्व राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रदान किया जा सकता है। लिंकन के शासनकाल में गृह युद्ध तथा उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध और 1930 के आर्थिक संकट, द्वितीय विश्व युद्ध और युद्धोपरांत शीत युद्ध ने राष्ट्रपति के पद की शक्तियों को बढ़ावा दिया है। इन संकटों का सफलतापूर्वक सामना करने से राष्ट्रपति पद की गौरव गरिमा भी बढ़ गई है। यानी संकट काल में, आपातकाल में उनकी और भी शक्ति बढ़ जाती है। युद्ध काल में वो खुद ही जल सेना, थल सेना और वायु सेना उन सबको सेना को ऑर्डर देता है, कहाँ सेना को वहाँ स्थापित करना, कहाँ मिसाइलें लगानी, वो सब कार्य राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा विश्व युद्ध और शीत युद्ध के समय भी राष्ट्रपति जो फैसला लेता है वही होता है। वो और प्रथम विश्व युद्ध, आर्थिक संकट जब आया था 1930 में, तब भी राष्ट्रपति की शक्ति और भी बढ़ गई थी। छठा है लास्ट, वर्तमान समय में प्रशासनिक पेचीदगियों पेचदाइयाँ यानी क्या करना, उनके ऊपर क्या करना, व्यंग कसना, पेचदागियों बढ़ जाने से कार्यपालिका कार्य की प्रवृत्ति का विकास हुआ है और इनसे राष्ट्रपति को न केवल प्रशासन वरन कानून निर्माण के क्षेत्र में भी शक्ति प्रदान कर दी गई है। यानी ये जो एक दूसरे पर व्यंग, एक दूसरे मंत्री एक दूसरे पर आरोप और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो इसके ऊपर भी कानून निर्माण के ऊपर उनका पद और भी बढ़ गया है। प्रशासन यानी जो अधिकारी है वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के कारण इनकी शक्ति और भी बढ़ गई है। उपयुक्त प्रवृत्तियों के परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति की शक्ति में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है और आज की स्थिति के संबंध में स्ट्रॉन्ग के शब्दों में कहा है कि विश्व के अन्य किसी भी संवैधानिक राज्य में अमेरिकी राष्ट्रपति के समान व्यापक शक्तियों वाला कोई पदाधिकारी नहीं है। यानी पूरे ध्यान से संविधान और सबको देखा जाए व्यवहारिक रूप में, सैद्धांतिक रूप में नहीं देखे और व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्ति पूरे विश्व के राष्ट्रपति से ज़्यादा बढ़ गई है। अब है राष्ट्रपति और कांग्रेस, यानी संसद और कांग्रेस के बीच में
किसकी शक्ति ज़्यादा, थोड़ी सी तुलना होनी चाहिए। अमेरिकी संविधान निर्माता शक्ति विभाजन के सिद्धांत से प्रभावित थे और उनके द्वारा अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया। इस कारण अमेरिकी शासन व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति और कांग्रेस यानी संसद, मैं बार बार कह रही हूँ, राष्ट्रपति और कांग्रेस के बीच वैसा प्रत्यक्ष संबंध नहीं है जैसा कि प्रत्यक्ष संबंध ब्रिटेन में लोक सदन और कैबिनेट के बीच में देखा जा सकता है। यानी उनके शक्ति पृथक्करण, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, तीनों को शक्ति का अलग अलग दे रखी है। उनकी खुद की शक्ति दूसरा यूज नहीं कर सकता है। तो अध्यक्षात्मक शासन होने के नाते जैसा ब्रिटेन में लोक सदन यानी लोकसभा और कैबिनेट के बीच में संबंध है, वैसा अमेरिका में नहीं है। ब्रिटेन में लोक सदन यानी व्यवस्थापिका और कैबिनेट कार्यकाल और कार्य दोनों ही दृष्टि से एक दूसरे पर निर्भर है, उत्तरदायी है। लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति और कांग्रेस कार्यकाल की दृष्टि से एक दूसरे में स्वतंत्र है। यानी राष्ट्रपति और कांग्रेस, संसद दोनों एक दूसरे के विपरीत या स्वतंत्र है। उनका कार्य वो नहीं कर सकता, उनका काम, राष्ट्रपति अपने की शक्ति अलग है और संसद की शक्ति अलग रूप ले रही है। लेकिन ब्रिटिश और भारत में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, यहाँ पे नहीं। न तो कांग्रेस राष्ट्रपति को पदच्युत कर सकती है, यानी संसद न तो इनको हटा सकती है राष्ट्रपति को, और न ही राष्ट्रपति प्रतिनिधि सभा या सीनेट को समय पूर्व भंग कर सकती है। यानी न तो राष्ट्रपति को कांग्रेस हटा सकती है और न ही कांग्रेस यानी संसद राष्ट्रपति को हटा सकती है, और न राष्ट्रपति समय से पहले उनको भंग कर सकती है। लेकिन जहाँ तक कार्यों का संबंध है, कानून निर्माण और प्रशासन का कार्य अपनी प्रकृति से एक दूसरे पर निर्भर है। और अमेरिकी संविधान निर्माता भी इस तथ्य से परिचित थे कि उसके अतिरिक्त सरकार के किसी भी अंग विशेष को अपने सीमित क्षेत्र में निरंकुशता की प्रवृत्ति को ग्रहण करने के रोकने के लिए उनके द्वारा शक्ति विभाजन के साथ नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को भी अपनाया गया है। कहने का मतलब शक्ति तो पृथक्करण किया ही है, लेकिन थोड़ा सी बात ये भी रखी कि नियंत्रण और संतुलन रखा है। जैसे पहले भी मैंने बताया कि अगर कांग्रेस संविधान के विरुद्ध कांग्रेस कानून बनाए तो न्यायपालिका उनको अवैध घोषित कर सकती है, तो न्यायपालिका संसद पर नियंत्रण रखती है। इसी तरीके से अगर राष्ट्रपति देशद्रोही, भ्रष्टाचार ऐसा कार्य करे तो कांग्रेस द्वारा, संसद द्वारा उन पर महाभियोग लगा सकते हैं, तो संसद उनको नियंत्रित कर सकते हैं। और सीनेट से सलाह लेकर, और उनके खुद के दल के हैं तो राष्ट्रपति कभी कभी सिफारिश करके लोकसभा को भंग भी कर सकता है, वो विशेष परिस्थिति में। और युद्ध के समय सारी शक्ति उनके हाथ में आ जाती है। तो इस तरीके से नियंत्रण और संतुलन देखा जा सकता है अमेरिका में। इस प्रकार अमेरिका में राष्ट्रपति और कांग्रेस बहुत कुछ सीमा तक एक दूसरे पर निर्भर है। इस संबंध में फाइनल ने दोनों की अंतर्निर्भरता का उल्लेख करते हुए कहा है कि राष्ट्रपति और कांग्रेस की शक्तियां एक बैंक नोट के दो भागों की भांति हैं, जिसमें प्रत्येक दूसरे के बिना व्यर्थ है। यानी नोट के दो भाग हैं, नोट के दो टुकड़े किए तो न तो राष्ट्रपति काम का न कांग्रेस काम का, तो इसी तरीके से नोट के दो टुकड़े कर दिए तो वो नोट नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से कहा कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति कांग्रेस के कार्यों को कैसे प्रभावित कर सकता है, ये भी बात राष्ट्रपति के बातों में आ गई कि संविधान के अनुसार व्यवस्थापन यानी व्यवस्थापिका कांग्रेस का एक अधिकार है। कहाँ पर? संविधान पर, क्योंकि संविधान के अकॉर्डिंग ही उनको कानून बनाना पड़ता है। और राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है, यानी संविधान के अनुसार तो कांग्रेस का व्यवस्थापन पर एकाधिकार है और राष्ट्रपति का कार्यपालिका का प्रधान है। अमेरिकी राष्ट्रपति ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की भांति व्यवस्थापन या व्यवस्थापिका में स्वयं उपस्थित होकर विधेयक प्रस्तावित करने और विधि निर्माण के कार्य में व्यवस्थापिका को नेतृत्व
प्रदान करने का कार्य नहीं करता, लेकिन वह अनेक प्रकार से कांग्रेस के कार्य को प्रभावित कर सकता है। कहने का मतलब वो प्रभावित कार्यों को कर सकता है। वो ब्रिटिश की तरह प्रधानमंत्री व्यवस्थापिका में स्वयं खुद उपस्थित होकर कोई विधेयक प्रस्तावित नहीं करेगा, वो दूसरे ढंग से वो कार्य करेगा। इस प्रकार से बच्चों हम कल पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति और कांग्रेस के कार्यों में कैसे प्रभावित करते हैं और कांग्रेस राष्ट्रपति के कार्यों को कैसे प्रभावित करते हैं, और कांग्रेस और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति और ब्रिटिश सम्राट के बीच में तुलना, ये सब हम आगे कल पढ़ेंगे। तो ये राष्ट्रपति कांग्रेस के कार्यों के कैसे प्रभावित करते हैं वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, बाय।